सहारा प्रणाम हस्तक्षेप के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, आपका स्वागत है। आइए उनसे जानते हैं कि योग के जरिए निरोग कैसे रह सकते हैं और एक संतुलित जीवन का मंत्र क्या हो सकता है, खास तौर से उस समय जब देश और पूरी मानवता कोरोना नामक महामारी से युद्ध कर रही हो। हस्तक्षेप के इस विशेष कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदेव, आपने अपने आध्यात्मिक जीवन में आतंकी संगठनों से लेकर के हर तरह के लोगों के चेहरों पर मुस्कान और शांति बिखेरने का प्रयास किया है। कोविड-19 से पूरी दुनिया इस महामारी के चपेट में है और कोविड का आतंक चारों तरफ छाया हुआ है। इस महामारी ने मनुष्य और प्रकृति के बिगड़े संबंधों की ओर फिर से सबका ध्यान आकर्षित किया है। मानव समाज महसूस करने लगा है कि उन्नत चिकित्सा विज्ञान एवं आधुनिक तकनीक की मार से हमें बचाने में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें असमर्थ नज़र आ रही हैं। ऐसे में जब सारी विद्याएं फेल कर जाती हैं तो बरबस हमारे यहाँ परंपरा है कि लोग गुरु की शरण में जाते हैं। ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब सबने ये महसूस किया है कि मानव और प्रकृति का संबंध कहीं ना कहीं बिगड़ा है, कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ा है, ऐसे में आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा ही, आध्यात्मिक संदेश के द्वारा ही मानव के जीवन में शांति और संतुलन को वापस लाया जा सकता है। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, मेरा पहला सवाल है। देखिए, भारत में हमेशा हम कहते आए हैं, अंतर्मुखी सदा सुख। जब हम इतना बहिर्मुखता में आगे थे जी, और प्रकृति को हमने इतना नष्ट किया है और नाजायज फायदा उठाया प्रकृति का और उसको कदर नहीं किया, देखभाल नहीं किया, तो ये प्रकृति का प्रकोप लग गया उल्टा। तो अब सबको अपने घर में बैठना पड़ा, अपने आप को संभालना पड़ा, सोचना पड़ा कि आखिर में चाहिए क्या, जीवन क्या है। कि मूलभूत प्रश्नों की तरफ हमारा नजर अभी उठने लगी, क्यों नहीं तो हम ऐसे चल रहे थे जैसे कुछ एक यांत्रिक रूप से चलते थे, जीवन यांत्रिक रूप में चलता था, कभी उसमें विचार विमर्श ये सब के लिए ध्यान ही नहीं रखते थे। भागदौड़ी में जीवन चलता चला जाता था। अब सोचने को मजबूर कर दिया प्रकृति ने, कोरोना ने। अब लोग बैठ के सोचते हैं मुझे क्या चाहिए, क्या दिखना है, मुझे जीवन क्या है। तो मैं ये कहूंगा, युद्ध से कम नहीं, आज की जो परिस्थिति विश्व महायुद्ध के बराबर ही है। जो कोरोना वायरस 1 ग्राम से भी कम है पूरे दुनिया को मिला के, उससे हमें पूरे दुनिया को ठप कर दिया। तो ये हमें बहुत आवश्यक है। अभी बैठ के रोना धोना नहीं, चिंतित नहीं रहना है, मगर अपने भीतर का शौर्य को जगाना। हम मानव जाति एक करके हम इस रोग पर जय पाएंगे। आपने कहा कि मानव को बैठ के अपने रोना धोना नहीं करना है, शौर्य को जगाना है। आपको नहीं लगता कि जब लोग घरों में अकेले बैठे हैं, इन्हीं फुर्सत के पलों के लिए लोग तरसते थे, लेकिन अब ये लॉकडाउन के दौरान ये फुर्सत के पल लोगों पर भारी पड़ने लगे हैं। कहीं लोग अवसाद के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को अपनी यश और कीर्ति और शौर्य के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उस पर धूल की एक बहुत बड़ी चादर चढ़ गई है। ऐसे में शौर्य को जगाने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि अपने एकाकीपन, अकेलेपन से लड़ने के लिए, या अकेलेपन को भी आनंद बनाने के लिए आप हमेशा इसकी शिक्षा देते रहे हैं। क्या करना चाहिए आदमी को, कैसे उसको दूर करना चाहिए? हाँ, उसके लिए तो ध्यान है। योग करिए, प्राणायाम करें, घर बैठे बैठे ध्यान करें, तो ये जो लॉकडाउन समय तो उत्सव के रूप में निकल जाएगा, ये आनंद से निकल जाएगा। न केवल इतना
ये लॉकडाउन के समय पर हमारे भीतर कई सृजनात्मक चीजें उभर आएंगी। हर एक व्यक्ति के अंदर खूब क्रिएटिविटी भरा हुआ है, पर उसके ऊपर जैसे आपने अभी बताया ना, चादर क्या पूरा सील ही हो गया उसके ऊपर। अब ये समय है ध्यान के तरीके, बैठ के थोड़ी थोड़ी देर ध्यान करते हैं, तो जी। फिर ध्यान के जरिए क्या होता है, उनके भीतर का वो जो अकेलापन दूर हो जाता है, दुख दर्द भी मिट जाते हैं, व्यक्ति अ, कुछ सृजनात्मक काम करने में उत्सुक होता है फिर। गुरुदेव, एक और छोटा सा सवाल आपसे ले रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, थोड़ा बहुत मेरा गांव का बैकग्राउंड है तो इन बातों को थोड़ा अच्छे से समझता हूँ मैं। जैसे कई लोगों से बोलिए कि आदमी क्रिएटिविटी से भरा पड़ा है, परमात्मा ने सबको बराबर बनाया है, किसी के अंदर लेश मात्र भी प्रतिभा कम नहीं सौंपी है, तो लोग कहते हैं कि क्या सृजन करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन वो जो रोज का काम करते हैं वो भी उनका सृजन बन सकता है, उनका आनंद बन सकता है, लेकिन उसके बारे में कभी उनको किसी ने रेखांकित नहीं किया, कभी बताया नहीं किसी ने। ऐसे में जब लोग घरों में बैठे हैं और लिमिटेड ऑप्शन है, बाहर निकलने की भी छूट नहीं है, तो कुछ मार्गदर्शन करिए कि किन कामों को वो अपना सृजन बना सकते हैं, आनंद बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो बहुत है। देखिए, घर बैठे बैठे जो कभी किसी ने कविता ही नहीं लिखी, ऐसे लोग कविता लिखने लग गए हैं, जो कहानी लिखने लगे हैं लोग। और पुरुष कभी जो जिसने करची नहीं पकड़ी, बेलन नहीं पकड़ी हाथ में, आप खाना बनाना सीख गए। तो इस तरह से कई चीजें होती है। जी जी घर जी, में नए नए व्यंजन बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्रिएटिविटी पेंटिंग बना कर सकते हैं बैठे। बहुत सी विकल्प हैं। जब व्यक्ति बैठता है आराम से, तनाव मुक्त होकर के बैठता है, तो खूब सारी क्रिएटिव आइडियाज, सृजनात्मक विचारें आने लगेगी। बहुत बेहतर। आपने दुनिया और देश को योग या सुदर्शन क्रिया के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोरोना के संकट से निपटने में इनकी क्या भूमिका हो सकती है मौजूदा हालात में? देखिए, कोरोना से निपटने के लिए हमारी रोग निरोधक शक्ति बढ़ना चाहिए। जी और प्राणायाम, योग और क्रिया से ये देखा गया है, हमारी रोग निरोधक शक्ति 5 गुना बढ़ जाती है। वही हम 1 चम्मच चीनी जब खाते हैं चाय में या में, तो वो शिकंजी में हो, चाय हो, 1 चम्मच चीनी लगा के पीते हैं, तो हमारी जो रोग निरोधक शक्ति 2 घंटे के लिए आधे हो जाते, आधी हो जाते। तो जी कि हम अपने रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, ध्यान ये अवश्य क्या करें। इससे हम हमारी जो है ना, ये जो इम्यून सिस्टम है बड़ा मजबूत होके निकलता है। अच्छा, अभी कई डॉक्टर लोगों ने, पूरी दुनिया भर डॉक्टर लोगों ने इसका अनुभव किया इन्हीं लॉकडाउन पीरियड में। क्यों? इनके वो तो डॉक्टर्स तो ये कहते हैं भाई ये बीमारी हमारे लिए भी नहीं है, हम भी नहीं जानते इसके लिए क्या इलाज होगा, कभी देखा ही नहीं ऐसे। तो वो भी भयभीत थे, काफी डॉक्टर बहुत चिंतित और भयभीत थे। और जितना हम चिंता में और भय में रहते हैं, तो उतना भी हमारा इम्यून सिस्टम और डाउन होता जाता है। तो इससे भी हमें मुक्ति पाना, तो प्राणायाम, ध्यान, क्रिया ये सब करने से व्यक्ति आत्मशक्ति जगाता, अंदरूनी शक्ति जागती है मानो, तो फिर व्यक्ति कुछ भी करने के लिए सक्षम। पूरी पूरी दुनिया में जब वर्ल्ड योगा डे मनाया गया 21 जून को, और यूनाइटेड नेशन ने उसकी स्वीकृति दी और करीब दुनिया के 150 देशों ने इसको अपनाया, तो आपने उस दिन कैसा महसूस किया था? ये सवाल मैं बहुत दिनों से आपसे पूछने के लिए प्रतीक्षा में था।
देखिए 2011 में यहाँ बेंगलुरु के अपने यहाँ आश्रम में ही अ, देश भर के योग गुरु सब इकट्ठे हुए थे। जी। उसमें देश के सभी जाने माने योग गुरु जी सब सब थे। तब हम सब लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी यूनाइटेड नेशंस, इस तरह से 21 जून को आप विश्व योग दिवस बनाए। अच्छा, और जब हमारे भारत सरकार इसमें आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री जी ने खासतौर से इस पे बहुत रुचि लेके किया, तो ये जो बहुत सालों का एक विचार था, योग को एक वैश्विक स्तर पर अ, एक स्थान मिलना चाहिए, वो स्थान मिल गया। तो जब प्रधानमंत्री जी की खातिर से उसमें विशेष योगदान रहा कुछ करने के लिए। मगर ये जो विचार था ये सभी लोगों के मन में पहले से ही था। तो यूनाइटेड किंग नेशन को हम लोगों ने अप्लाई भी किए कर चुके 2011 में ही। तो अच्छा है, देखिए योग जैसी विद्या इसकी स्वीकृति दुनिया के स्तर पे होता है तो अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित होते हैं। नहीं तो फिर भी जो जिज्ञासु है वो तो कर ही रहे थे। वो ढूंढ ही लेते हैं। योग दिवस के जो अनाउंसमेंट के बाद जो है 1/3 पृथ्वी की धरती की जो जनसंख्या वो करने लगी। वो क्या अंतर महसूस करते हैं 2015 में जब के बाद जब आपने दुनिया में ट्रेवल किया होगा और उससे पहले 21 जून 2015 को जब पूरी दुनिया ने एक साथ योग किया और दुनिया के सभी देशों ने इसको स्वीकारोक्ति दी, यूनाइटेड नेशंस ने इसको स्वीकारोक्ति दी, तो उससे पहले दुनिया का क्या नज़रिया था? और जब विश्व योगा दिवस जब के रूप में मनाया जाने लगा, योग को जब सबने स्वीकार कर लिया, उसके बाद जब आप ट्रेवल करने लगे या ट्रेवल किए होंगे विदेशों में, अमेरिका में, यूरोप में, तो क्या कुछ अंतर दिखा आपको? मैं ये आपके अनुभव को जानना चाहता हूँ। हाँ, पहले तो सरकार इस पे नहीं रुचि लेती थी। कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार जो है योग में रुचि नहीं थी। फिर योग में जो रुचि लेने वाले एक सीमित वर्ग के लोग ही थे। विश्व योग दिवस के बाद अधिक से अधिक लोग इसमें रुचि लेने लगे एक बार, और वहाँ की स्थानीय सरकार भी सहयोग करने लगी। पहले स्थानीय सरकार का इतना सहयोग नहीं मिलता। वो समझते थे सिर्फ भारत का या किसी वर्ग विशेष के ऐसे समझते थे। जी जी। अब करीब करीब मान लीजिए मैंने सारे देशों में ये भावना है, ये अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने की भावना मजबूत। भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया है। विकासशील देशों में ये सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज बताया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी विस्तृत रूपरेखा देश के सामने रख भी दिया है। आपके विचार से ये पैकेज देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन, कृषि विकास, प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास, सूक्ष्म लघु उद्योग, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने में कितनी मदद करेगा? आप इसको कैसे देखते हैं एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते? देखिए, किसानों के लिए ये जो नई योजना बनी है कृषि में, वो बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। देखिए, अभी कोई कंट्रोल नहीं है, जो किसान में किसी को भी बेच सकता है। और ये जो पैकेज किसानों के लिए मिला है बहुत ही श्लाघनीय है, ये प्रशंसनीय है, क्योंकि ये इसी की इंतजार थी लोग बहुत। अब हमारे किसान आर्थिक स्तर पर काफी ऊंचाई में सकता है, ये मुझे मानना है। फिर ये जितने भी पैकेज मिले छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे, देखिए कर्जा जो लेते थे बैंक, इनमें से जो बहुत छोटे लोग सिर्फ 2% के ही थे और वो बराबर कर्जा चुकाते। बिल्कुल।
एक टाइलर कर्जा लेता है अपना टेलरिंग मशीन लगाने के लिए, वो कर्जा चुका ही देता बैंक, वो कभी डिफॉल्ट नहीं हो। ना ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा राहत मिला है। छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे ये जो लोग हैं, उद्यमियों को इससे काफी लाभ मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो देश के लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर तो है, मगर इसको योजना तो बन गई है, मगर इसका सही सही इम्प्लीमेंटेशन होनी, इसको कार्यान्वित करना है, वो एक बात वहां पर जाके कहीं हम चूक जाते। इसलिए सिर्फ सरकार के ऊपर ही इसकी जिम्मेदारी नहीं है, आम जनता के ऊपर भी इसका भार पड़ता है कि आप जनता इसमें सहयोग करें, क्रियाशील होके भाग ले, और ये जो योजनाएं बनी हैं इसको साकार करने में वो अपना हाथ बटाएं, ये आवश्यक है। गुरुदेव, साधु संतों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। पालघर की घटना देश के सामने है, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। ऐसे लोगों का जो मनोविज्ञान है, जो मॉब लिंचिंग और छोटी छोटी बातों में अचानक इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं इन छोटे छोटे कस्बों में, छोटी छोटी जगहों पे। हालांकि पालघर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के ठीक बगल का ज़िला है। आप क्या मानते हैं कि ये सांस्कृतिक ह्रास के कारण हो रहा है, लोगों के अज्ञान के कारण हो रहा है, या जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम खेमे में बांटने की जो राजनीति चलती है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को उकसा करके आगे बढ़ा देती है? कहीं ना कहीं से खबरें आ रही हैं कि कुछ ईसाई मिशनरीज हैं, उन्होंने पालघर में इसको इन्फ्लुएंस किया और इस तरह की घटना हो गई। आपका क्या संदेश है इस तरह की घटनाओं पर, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये ऐसी घटना तो बड़ा शर्मनाक है, वो भी भारत के लिए। ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। जहाँ संत है, साधु संत महात्मा, इतना वो अपना जीवन को सामाजिक सेवा के लिए, ईश्वर स्मरण और समाज सेवा के लिए समर्पित किए हुए हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होना और पुलिस के सामने होना बहुत निंदनीय है। ऐसे तो होना नहीं चाहिए। ऐसी घटना दोबारा कहीं भी किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ या किसी भी मनुष्य के साथ नहीं हो। जहां रक्षक खड़े हैं उनके सामने उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो, ये सही नहीं है। और तरह तरह की जो विचारधाराएं हैं समाज में, मैं कहूँगा विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, मगर हिंसा, उस बात को लेके हिंसा में जाना भारत का लक्षण नहीं। हम कभी ऐसा नहीं करते। यहाँ हर विचारधाराओं को पलटने के लिए हमने स्थान दिया। इसलिए ये भारतीय नहीं है, भारतीयता नहीं है। जो ऐसा समझे ये हमारा विचारधारा नहीं है तो इसको मारो, ये गलत है। इसको कितनी भी खड़ी शब्द से कहो कि उतना भी कम पड़ेगा कि ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए देश। और दूसरी एक बात है कि जब व्यक्ति होश में नहीं होता है, तनाव से भर जाता है, फिर उसको खुद को नहीं पता चलता क्या वो करता। इसलिए एक तो होश बढ़ाने की काम हमें करते रहनी पड़ेगी, और आपस में सबको जोड़ने का काम और जोड़ से करना पड़े। कुछ तत्व तो हमेशा रहेंगे, समाज को बांटने में लगे रहेंगे, मगर समाज को जोड़ने की जो काम है वो आम जनता कर ही रही, वो करते रहना चाहिए। गुरुदेव, आपने बड़ी एक बात कही, होश में रहने की बात। आम तौर पर कहा जाता है आध्यात्मिक लोगों के प्रवचनों में, आपके भी प्रवचनों में मैंने सुना है कि अधिकतर मनुष्य यंत्रवत और बेहोशी में ही जीते हैं। देखने में लगता है कि वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन तमाम कृत्य वो बेहोशी में होते रहते हैं। एक कहावत है कि बुद्ध के एक बाँह पे मक्खी बैठ गई तो उनका हाथ ऐसे गया, फिर आनंद पीछे चल रहा था और वो कई बार हाथ वहाँ ले गए। तो आनंद ने कहा कि भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आज मेरा हाथ बिना मेरी मर्जी के वहाँ चला गया, इसलिए मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ।
अभी होश से कर रहा हूँ। अभी होश से कर रहा हूँ, पहले ये बेहोशी जी। में चला गया, अनिद्रा में चला गया, तो उसका अभ्यास कर रहा हूँ। गुरुदेव, एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ। अपने शो में मैंने पहले ये सवाल उठाया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो चर्चिल ने अपने देशवासियों से निवेदन किया ब्रिटेन में कि देश में खाद्यान्न का संकट है, अंडा नहीं है। जो लोग फ्रिजों में अंडा इकट्ठा करके रखे हुए हैं वो बच्चों के लिए, सैनिकों के लिए और गर्भवती औरतों के लिए अंडा सरकार को वापस कर दें। रातों रात सबने अपना अंडा सरकार को वापस कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान जब पूरी तरह से टूट गया और जब उसने सरेंडर किया तो वहाँ के सम्राट ने कहा कि अब हथियार रखो और औजार उठाओ। और 18 साल बाद अमेरिका ने जापान ने ओलंपिक की मेज़बानी करके दिखाई। हमारे देश में भी हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब खाद्यान्न का संकट पैदा हुआ तो 1 सप्ताह तक अपने परिवार को एक वक्त खाना खिला करके प्रयोग किया और देशवासियों से निवेदन किया कि आप लोग एक वक्त का खाना खाइए, क्योंकि कुछ वक्त तक हमें खाद्यान्न का संकट रहने वाला है। मेरा सवाल है कि अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में जो राष्ट्र भावना दिखी तमाम अवसरों पर, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इस तरह की राष्ट्र भावना कम बार दिखती है और लोग बड़े खुदगर्ज किस्म के हो जाते हैं। बड़ा समाज खेमों में बढ़ जाता है जब जरूरत होती है। और इतना बड़ा देश है, हम आज तक एक ओलंपिक की मेजबानी नहीं कर पाए, जबकि 2 न्यूक्लियर बम को झेलने वाला जापान 18 साल में उठ के खड़ा हुआ और 18वें साल में ओलंपिक की मेजबानी कर बैठा। तो इस तरह का जापान जैसा राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र भाव हमारे देश के अंदर देखने को क्यों नहीं मिलता? देखिए, हमारे देश में राष्ट्रभाव नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत है जी। आप देखिए 22 मार्च को जब बोला गया था लॉकडाउन रहेंगे, जनता कर्फ्यू रखेंगे, आपने पाया होगा देश भर के लोग एक साथ जुट के कर ही लिए थे। वो बिल्कुल एक दिन का कर्फ्यू में किसी ने इनकार नहीं किया। ऐसे ही जब कारगिल की समस्या आई, देश भर की जनता जुट गई। अभी भी जब हमारे सैनिकों के पर जब आक्रमण हुआ, देश की जनता जगह जगह उनके लिए नारा लगाती। हमारे देश में है आप खूब है। भारतीय वैसे देखा जाए बहुत भावुक है। हाँ, ये ओलंपिक में क्यों हम खड़े नहीं किए? क्यों हमने क्रीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया? सिर्फ हमारी एक स्टेट है, एक तो स्टेट होगा, जैसे अपना हरियाणा है, हरियाणा में क्रीड़ा के लिए बहुत महत्व दी गई है। और वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में ये 2-3 स्टेट्स को छोड़ के बाकी जगह लोग कहते रहे क्या खेल कूद कर रहे हो, चलो काम करो, नौकरी करो, कमाओ। लोग बच्चों को कमाने के एक लाइन पर ही लगाते रहे, खेल कूद से उनको डिस्करेज करते गए, उनको प्रोत्साहन नहीं मिला खेल। यही एक कारण है हम ओलंपिक्स में नहीं जा पाए। मगर साइंटिस्ट का आप देखिए, दुनिया भर, अमेरिका में नासा जैसे बड़े हमारे देश के ही 80% साइंटिस्ट वहां पे हैं। भारत के साइंटिस्ट बैठे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही बड़े बड़ी कंपनी साइंटिस्ट कहाँ से? भारत से। क्यों? हमने विज्ञान के तरफ, कला के तरफ और इन चीजों के तरफ लोग ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। ओलंपिक आदि गेम्स के तरफ इतना प्रोत्साहन नहीं मिला, पर अभी समय है हमें खेल कूद में भी हमारे युवाओं को देना चाहिए। गुरुदेव, आपको नहीं लगता कि देखिए कोई बड़ा वैज्ञानिक पैदा हो जाए ये एक अलग चीज़ पे निर्भर करता है, लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने देश को छोड़ के चले जाते हैं अमेरिका, यूरोप, तमाम देशों में, ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए यहाँ हमारे वैज्ञानिक के लिए तो पूरी दुनिया अपनी है और बाहर के लोग हमारे वैज्ञानिकों को उठा के ले जाते। बिल्कुल। वो चाहते हैं वहां के वो लोग काम करें। हमारे देश में कई बार हम अपने जो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने ही लोगों को इतना भाव नहीं देते। बिल्कुल। अपनी चीजों पर हम वो नहीं करते हैं, मतलब गर्व नहीं करते हैं। और
बहुत रेड टेपिज्म होता है। किसी एक संस्था में आगे बढ़ना हो तो कई बातें होती है, वहाँ रिजर्वेशंस की होती है, कुछ और चीज़ों की होती है। तो कई बार जो बड़े टैलेंटेड माने जो कुशल व्यक्ति है उनको अपनी स्थान नहीं मिलती है बहुत समय जूझने के बाद, तो वो चले जाते हैं देशों में। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा मगर गुरुदेव। यहाँ हम सबको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, उनके लिए भी एक सबके लिए, खासतौर से वैज्ञानिकों को अभी अभी शुरू हुआ है हमारे देश में, हाल ही में वैज्ञानिकों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलना शुरू हो गया। तो इसलिए मंगलयान जैसे बड़ा बड़ा काम हमारे वैज्ञानिक कर पाए, बिल्कुल। जो दुनिया के किसी देश में सोच भी नहीं सकते थे। और जाहिर सी बात है, जब चंद्रयान फेल हुआ तो डॉक्टर के शिवन को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने गले लगाया, वो अपने आप में एक बिल्कुल दिल छू लेने वाला दृश्य था। एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, कई सवाल अभी बाकी हैं लेकिन अब आप समय की अवधि पूरी हो गई है, लेकिन एक सवाल आपसे ले रहा हूँ। संकट की इस अभूतपूर्व घड़ी में देश और पूरी मानवता के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, संकट की घड़ी जब आती है, एक तो व्यक्ति रोते रोते उसको निभाता है, या अपने भीतर शौर्य को जगा के मुस्कुराते मुस्कुराते इसको सामना कर, वो मुस्कुराते संकट की घड़ी को सामना करने के लिए आत्मबल की जरूरत है और ईश्वर विश्वास। जब व्यक्ति ये सोचता है कि ईश्वरीय शक्ति है, मैं उस पर विश्वास करूंगा, करता हूं और मेरा ये संकट टल जाएगा, ये आत्मबल मिल जाते व्यक्ति को, तो फिर वो आगे ही बढ़ता जाएगा, पीछे देख मोड़ के नहीं देखेगा। ऐसे करें, आपके पास दो विकल्प है, या दुखी होके, भयभीत होकर के, चिंतित होकर के ये संकट का समय गुजारो, या दूसरी तरफ इसको एक साधना समझो, एक संकट की घड़ी को ईश्वर विश्वास रखो, आत्मविश्वास जगाते हुए हंसते हंसते सेवा करते करते आगे बढ़ो। गुरुदेव, एक आखिरी सवाल, कोरोना संकट से उबरने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की ओर से क्या क्या पहल किए गए? आपने, जाहिर सी बात है कि हमेशा कोई एक नई चीज़ ले आते हैं, आपका इनिशिएटिव बहुत डिफरेंट तरह का होता है और वो ऐसा होता है कि आदमी को ऊर्जा से भर देता है, मायूस आदमी के चेहरे पर मुस्कान ला देता है। तो आपने इस महामारी से निपटने के लिए क्या कुछ किया और क्या कुछ करने वाले हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, इसमें देखिए कई विकल्प चल रहे हैं अपने। एक तो स्टैंड विद डेली वेज वर्कर, जो मजदूर है, मजदूर को जो रोजाना जो काम करते थे मजदूर थे, उससे उनकी जीविका चलती थी, ऐसे मजदूरों को भोजन देने का, ऐसे घरों को रेशन का पैकेट देने का अपना काम चालू किया। 22 मार्च से ही चालू कर, और देश भर में आज तक 7 करोड़ भोजन वितरण हुआ है आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए, और घर में 2-2 महीने के लिए जो रेशन चाहिए वो भी सब पहुंचा दिया आपने। एक घर का। ये एक सेवा में चला। दूसरी तरफ ध्यान की शिविर हम जगह इंटरनेट के थ्रू लगाते रहे हैं। इसमें पूरी दुनिया से करोड़ों लोगों ने भाग लिया। प्रतिनित्य 12 बजे दिन में और शाम को 7:30 बजे यूट्यूब के जरिए हमें ध्यान कराते थे, भी कराते थे। और ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, इन लोगों के लिए भी 4-4 दिन का शिविर करा, जिससे इनके आत्मबल बढ़े, इसके लिए करा रहे हैं। देश दुनिया भर के डॉक्टर्स भाग ले रहे हैं। भारत में भी ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं लोग, घर बैठे बैठे प्राणायाम, ध्यान और बातें जान सकते हैं, सीख सकते हैं, जिससे इनकी रोग निरोधक शक्ति मजबूत हो जाए और इनके भीतर की जो सृजनात्मकता बाहर आ जाती है, जीवन में एक प्रसन्नता छाती, इसके लिए भी काफी काम। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
और आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क से बात की, हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। हालांकि हम आपकी तरफ से ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम था, जो सुनने में थोड़ी परेशानी हुई होगी, उसके लिए मैं अपने दर्शकों से ज़रूर क्षमा चाहूँगा। तो ये थे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के प्रणेता गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है और लगातार उसी दिशा में अग्रसर हैं। हस्तक्षेप के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। 8 बजे फिर हाजिर होंगे हस्तक्षेप के आज के नए एडिशन के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सहारा प्रणाम।